नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 12 की बात कर रहे हैं और 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य विषय पढ़ेंगे आज। हिंदी साहित्य विषय की मुख्य पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का गद्य खंड का एक पाठ है, जहां कोई वापसी नहीं। इसके रचनाकार जो है उनका नाम है निर्मल वर्मा। उनका पहले साहित्यिक परिचय और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर उनकी लिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद है पूरा वीडियो आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय कि जन्म और जन्म स्थान इनका वर्ष 1929 ईस्वी में शिमला में इनका जन्म हुआ। देहांत वर्ष 2005 में। निर्मल वर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अध्ययन किया और उसके बाद वहीं पर अध्यापन कार्य भी इन्होंने करवाया, तो अध्ययन अध्यापन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया व हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लेखन कार्य भी किया। भाव पक्ष इनके किया कि आपके साहित्य की भाषा शैली में एक ही अलग ही कशावट है, जो विचारों को गहनता प्रदान कर विषय का विस्तार करती है। बोलचाल के शब्दों से युक्त मिश्र एवं संयुक्त वाक्यों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, मतलब वाक्य लंबे हैं। सीधी बात में ये कह सकते हैं आप, वाक्य लंबे हैं इनके, जैनेन्द्र कुमार की तरह से छोटे वाक्य नहीं है। अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों का भावानुरूप, भाव के अनुरूप प्रयोग मिलता है। कला पक्ष में आप लिखेंगे कि आपने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैलियों को अपनाया है। कहानियों में संवाद एवं मनोविश्लेषण शैली का प्रयोग किया गया है। रचनाएं इनके द्वारा कहानी संग्रह लिखे गए, परिंदे, तीन एकांत, कव्वे और काला पानी, पिछली गर्मियों में। उपन्यास वे दिन, लालटीन की छत और रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर नामक जो उपन्यास है, इस पर एक धारावाहिक भी बन चुका है। यात्रा वृत्तांत लिखा है, चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उठती धुन। और आप ध्यान देंगे कि ये जो धुंध से उठती धुन है, इसी यात्रा वृत्तांत से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जो पाठ है वो भी इसी से लिया गया है। निबंध संग्रह है, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम तथा ढलान से उतरते हुए। विशेष रूप से यदि इनके बारे में कुछ बात की जाए तो हम कहेंगे कि चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के तत्वावधान में चेक भाषा के, मतलब चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक, चीन की भाषा चीनी, रूस की भाषा रसियन, इस प्रकार से चेक भाषा के उपन्यास और कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार या प्रमुख कहानीकार भी आप माने जाते हैं। पुरस्कार इनको मिला साहित्य अकादमी 1985 ईस्वी का, और जो कि कव्य और कालापानी के लिए, और इनके संपूर्ण साहित्य लेखन के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में भी मिल चुका है। कुछ प्रश्न है जो पाठ के विकास के लिए जरूरी थे, यहाँ लिखे कि जहां कोई वापसी नहीं, ये है एक यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। यह पाठ निर्मल वर्मा के यात्रा संस्मरण संग्रह धुंध से उठती धुंध से लिया गया है। इस यात्रा संस्मरण में विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश होने से उत्पन्न, मतलब पर्यावरण का विनाश हो जाता है और उससे एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो विनाश से उत्पन्न विस्थापन की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने 1983 ईस्वी में सिंगरौली की यात्रा की। नवागांव क्षेत्र में कुल 18 गांव थे और उन्हीं 18 में से एक गांव था अमझर। उसी अमझर के विषय में यहाँ पर बात की गई है। इस क्षेत्र में रिहंद बांध, सेंट्रल कोलफील्ड, नेशनल सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी के निर्माण के बाद से हजारों लोगों के घर उजड़ गए। और अब आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर कि अमझर से क्या समझते हैं, या अमझर गांव में शूनापन क्यों था। अमझर का शाब्दिक अर्थ होता है आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झड़ते थे। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ नए आम पकते हैं, नए ही झड़ते हैं। कारण पूछने पर पता चला कि अमरोली प्रोजेक्ट के लिए नवागांव क्षेत्र के गांवों को उजाड़ने की सरकारी घोषणा, मतलब सरकार के द्वारा इन गांवों को उजाड़ने की, 18 गांवों को उजाड़ने की जब घोषणा हुई है, तो सरकारी घोषणा के बाद से आम के पेड़ सूखने लगे हैं। जब आदमी ही उजड़ जाएगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आधुनिक शरणार्थी किन्हें और क्यों कहा गया है, अथवा आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। उत्तर लिखेंगे, औद्योगिकीकरण के कारण जिन लोगों को बेघर होकर अपनी जमीन जायदाद छोड़कर निर्वासित होना पड़ा, ऐसे विस्थापित लोग ही
आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहे गए हैं। अपने घर, गांव व परिवेश मतलब वातावरण को छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेने वाले लोगों को निर्मल वर्मा द्वारा आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले विस्थापन में क्या अंतर है? आप खुद गौर करेंगे। जैसे प्रकृति के कारण बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस प्रकार की आपदा आती है और वो थोड़े दिनों बाद में टल जाती है, मतलब उसके निशान खत्म हो जाते हैं, हालांकि पूर्णतया नहीं होते, लेकिन स्थिति सामान्य हो जाती है तो वहां लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण से यदि विस्थापन हो रहा है तो लोग वापस नहीं आ पाते, यही इनमें मुख्य अंतर है। लिखा क्या है देखते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए विस्थापित होते हैं। हालात सामान्य होने पर वे अपने घर वापस जाते हैं या आ सकते हैं, परंतु औद्योगिकीकरण के कारण होने वाला विस्थापन स्थायी रूप से हो जाता है। औद्योगिकीकरण की इस अंधी दौड़ में मनुष्य चाहकर भी अपने परिवेश या आवास स्थल पर लौट नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? यूरोप में पर्यावरण संबंधी प्रश्न को मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने के क्रम में देखा जाता है, जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच के संतुलन को बनाए रखने का है। दूसरा अंतर है कि यूरोप की सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों में सुरक्षित है, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन संबंधों में है जो मनुष्य को उसकी धरती, जल, जमीन, जंगल, नदियों, पर्वतों सहित पूरे परिवेश से जोड़कर रखते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। निर्मल वर्मा के द्वारा या लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है या त्रासदी क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको तो 100% याद करें, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है इसकी। तो स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमारे देश के शासकों अर्थात नेताओं जो कि पश्चिमी देशों से पढ़कर आए थे ने पश्चिम के नकल और अंध अनुकरण करके मतलब उनकी अंधी नकल करते हुए विकास की जो योजनाएं बनाई उनमें प्रकृति, मानव व संस्कृति के मध्य के रिश्ते और संतुलन का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। परिणाम यह हुआ कि हमारा पर्यावरण नष्ट हुआ और हम तब भी नहीं रुके, बल्कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ये खेल निरंतर चलता रहा। पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधारित विकास मॉडल ही हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। हमें पश्चिमी देशों की नकल करने की बजाय हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, भूगोल व समाज और जरूरतों के आधार पर विकास के मॉडल को अपनाया जाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं अपनाया और ये इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी कही जा सकती है स्वतंत्रता के बाद की। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? अथवा औद्योगिकीकरण ने प्रकृति, मनुष्य व संस्कृति के बीच आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो औद्योगिकीकरण से विकास को तो गति मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इससे पर्यावरण को बड़ी हानि हुई है। वनों की अंधाधुंध कटाई, अमर्यादित उत्खनन, औद्योगिक कचरे के निस्तारण और गैस उत्सर्जन के द्वारा मनुष्य उत्पन्न वायु प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। लोगों को अपने घर बार एवं परिवेश को छोड़कर पलायन करना पड़ा, जिस कारण वे अपनी जड़ों से कट गए, संस्कृति से बिछड़ जाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर संकट पैदा हो जाता है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या भूस्खलन होता है। लेखक का मानना है कि विकास तो होना चाहिए, पर उस क्षेत्र की स्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। 14वां प्रश्न या अगला प्रश्न है, क्या स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज्यादा शहरों में है? विस्थापित लोगों, मजदूर बस्तियों, स्लम्स के क्षेत्रों या शहरों में बसी झुग्गी बस्तियों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो गांव प्रकृति के अधिक निकट है, वहां तक औद्योगिक क्रांति का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा है, आबादी घनी नहीं है, अस्वच्छता या गंदगी कम दिखाई देती है, बड़े
और औद्योगिक शहर में गंदगी ज़्यादा मिलती है, वायु भी वहीं की प्रदूषित होती है। विस्थापित लोग रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर लेते हैं, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे आबादी बढ़ती जाती है और ये झुग्गी झोपड़ी घनी और बड़ी होती जाती है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी व घरेलू कचरे के उचित निस्तारण, मतलब कचरा उठाया नहीं जाता वहां से, या बहुत कम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो घरेलू कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था न होने से ये गंदगी के भंडार बन जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गांवों की बजाय शहरों में स्वच्छता अभियान की ज्यादा जरूरत है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है। औद्योगिकीकरण की इस आंधी में केवल मनुष्य ही नहीं उजड़ता, अपितु उसका परिवेश, संस्कृति, आवास, लोगों से जुड़ाव सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं तथा वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। अतः विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना आवश्यक माना गया है। ब का है, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। क्या अंतर है? तो लेखक ने बताया है कि मनुष्य दो कारणों से विस्थापित होता है, एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है औद्योगिकीकरण। आप इतिहास से सबक ले, औद्योगिकीकरण, इतिहास को क्या समझना है, औद्योगिकीकरण समझना है। तो औद्योगिकीकरण के प्रयासों के फलस्वरूप प्राकृतिक कारणों से होने वाला विस्थापन अस्थायी होता है। अर्थात हमने पहले प्रश्न में बात की थी, पहले किसी प्रश्न में, कि जब प्राकृतिक आपदा दूर होती है या उसका असर कम हो जाता है, हालात सामान्य हो जाते हैं, तो लोग वापस आ जाते हैं। जबकि औद्योगिकीकरण से होने वाला जो विस्थापन है स्थायी हो जाता है। इसमें विस्थापितों के पुनः उसी स्थान पर लौटने की संभावना नहीं होती। यही प्रकृति या इतिहास, प्रकृति और इतिहास या औद्योगिकीकरण के मध्य एक बड़ा अंतर है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आधुनिक शरणार्थी, जब कोई व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या प्राकृतिक, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक के कारणों में से किसी एक या एक से अधिक के कारण अपना घर बार छोड़कर अन्य स्थान पर शरण लेनी पड़ती है, तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं। हम जानते हैं इस बात को। जैसे तिब्बत के लोग भारत में शरण लिए हुए हैं, वहां राजनीति के कारण से है। और आगे चलते हैं। सामाजिक हालात सामान्य होने पर ये लोग पुनः अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं, किंतु औद्योगिक विकास के कारण लोगों के घर और खेतों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे लोग कभी भी अपने मूल स्थान पर वापस नहीं आ सकते, उन्हें सदा सदा के लिए शरणार्थी बनना पड़ता है। औद्योगिकीकरण की इस प्रक्रिया से विस्थापित लोगों को निर्मल वर्मा ने आधुनिक शरणार्थी की उपमा या संज्ञा दी है। ख ऑप्शन है कि औद्योगिकीकरण की अनिवार्यता वर्तमान में औद्योगिक की इसके इसका हम यदि विस्तार देखें तो वर्तमान में औद्योगिकीकरण प्रत्येक देश की अनिवार्य शर्त बना हुआ है। देशवासियों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करना, वितरण करना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। भाई देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। या निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, जैसी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति औद्योगिकीकरण के माध्यम से संभव हो रही है। भारत भी इससे वंचित नहीं रह सकता, भारत को भी करना पड़ेगा। किंतु औद्योगिकीकरण का मॉड्यूल कमाऊ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक पक्ष नहीं देखना चाहिए उसका। तो औद्योगिकीकरण का मॉड्यूल कमाऊ के स्थान पर मानवीय होना चाहिए। इस प्रक्रिया से पर्यावरण एवं मनुष्य को कम से कम नुकसान हो, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है। लेखक निर्मल वर्मा का भी यही मानना है कि उद्योगों के विकास से होने वाला नुकसान कम से कम हो। अगला पॉइंट है कि प्रकृति, मानव व संस्कृति के मध्य आपसी संबंध। लेखक निर्मल वर्मा का मानना है कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच जो संबंध भारत में पाया जाता है, उसे औद्योगिकीकरण एवं विकास के नाम पर नष्ट होने से बचाए जाने की जरूरत है। विकास के नाम पर हमारे देश ने पश्चिम की नकल पर औद्योगिकीकरण का मॉड्यूल खड़ा किया है, जिसके कारण बहुत से लोगों को अपने घर बार व जमीन जायदाद को सदा सदा के लिए छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ये लोग
ये विस्थापित लोग बड़े शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने को विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। वे लोग अपने परिवेश से कट जाते हैं और अपनी संस्कृति को भुला देते हैं, विस्मृत कर देते हैं। उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए इसलिए हमें ऐसे मॉड्यूल को अपनाना चाहिए जिससे विस्थापन शून्य या बहुत कम हो जाए। मतलब विस्थापन होना करना भी पड़े तो बहुत कम लोग उससे प्रभावित हों। विस्थापन शून्य या बहुत कम हो तथा प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति के बीच का संबंध बिगड़ने के स्थान पर प्रगाढ़ या गाढ़ा हो जाए। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। मतलब किसी की खूबसूरती किसी के लिए किसी की आफत। तो वो एक वही बात यहाँ पर भी है। लेखक का मानना है कि किसी इलाके की संपदा उसके लिए अभिशाप बन जाती है। सिंगरौली का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया है कि वहाँ की खनिज संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन गई। उद्योगपतियों और सरकार ने खनिज दोहन के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हुआ, लोगों को विस्थापित होना पड़ा और विकास योजनाओं के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हुआ। इस प्रकार यहाँ की खनिज संपदा ही यहाँ का के लिए अभिशाप बने गई है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब आपसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें इस नंबर पर लिख कर व्हाट्सअप कर दें। आपको समुचित जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल और प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ देख सकते हैं। अभी अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।